हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सोशल फार्मेसी आप लोगों का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो सोशल फार्मेसी का टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा है, जिसका ये 5वां लेक्चर है और कहे तो लास्ट लेक्चर है, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में जो बचे हुए पार्ट हैं, टोटल 15 क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है, जिसको करवाया जाएगा। ठीक है, हाँ। एंड इसके बाद एक लेक्चर मैं और लाऊंगा सोशल फार्मेसी का, तकरीबन 50 क्वेश्चन जो मिसलेनियस होगा। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया इसमें वो चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू करवाया। आज चैप्टर 1 का बचा हुआ एमसीक्यू कवर करा रहा हूँ। अदरवाइज अब जो लेक्चर आएगा, एक क्लास और चलेगी, है ना, वो एकदम सुपर 50, है ना, जो कि एकदम मिसलिनियस सब कुछ मिक्स रहेगा और वो आपके प्रैक्टिस के लिए होगा। एक क्लास और होगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा सोशल फार्मेसी का 100 एमसीक्यू सीरीज। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आप सभी लोगों के बीच और अच्छे से आंसर करिएगा। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों का सिंपल सा है कि बताओ, व्हाट डज सोशल फार्मेसी प्रीमियरली फोकस ऑन। सोशल फार्मेसी प्रीमियरली किस चीज़ पर फोकस करता है? द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ड्रग, ड्रग के केमिकल कंपोजिशन पर नहीं। द रोल ऑफ मेडिसिन फ्रॉम होलिस्टिक एंड सोशल साइंटिफिक परस्पेक्टिव, यस। तो रोल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का क्या रोल है होलिस्टिक, सोशल और साइंटिफिक परस्पेक्टिव से, यानी हर तरीके से मेडिसिन का क्या रोल है उसको हम लोग सोशल फार्मेसी में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, सोशल फार्मेसी में रोल ऑफ मेडिसिन होलिस्टिक और सोशल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। जैसे सोशल फार्मेसी का जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सोशल फार्मेसी इज द फील्ड दैट डील्स विद द रोल ऑफ मेडिसिन बाय इन्वॉल्विंग ऑल द सोशल साइंटिफिक एंड होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। यानी सोशल फार्मेसी फील्ड है जो डील करता है रोल ऑफ मेडिसिन को, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो सोशली, सामाजिक तौर पर, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पर, होलिस्टिक यानी ओवरऑल कंप्लीट अप्रोच के साथ आपका देखा जाए तो मेडिसिन के रोल को डील करता है ना। हाँ जी, तो ये है आपका सोशल फार्मेसी का डेफिनेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशल फार्मेसी इन रिलेशन टू पब्लिक हेल्थ। सोशल फार्मेसी का प्राइमरी फोकस क्या है पब्लिक हेल्थ के रिलेशन में? What is a primary focus of social pharmacy in relation to public health? डेवलपिंग न्यू मेडिसिन, तो न्यू मेडिसिन बनाना सोशल फार्मेसी के अंतर्गत नहीं आता है। इनहेंसिंग रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हाँ, ये हो सकता है कि सोशल फार्मेसी जब आप पढ़ते हैं तो फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के बीच, जैसे फार्मासिस्ट आप बनेंगे तो फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच बहुत बेटर रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि हाउ डज यू कम्युनिकेट विद पेशेंट, यानी पेशेंट के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो आंसर यही हो जाएगा बी। क्लिनिकल ट्रायल वगैरह इसमें नहीं होता है, ना ही फार्मास्यूटिकल प्राइसेस के बारे में होता है। ठीक है, चलो तो आंसर हो जाएगा बी। Which of the following is the role of pharmacist in public health care system? Public health care system में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? Which of the following is the role of pharmacist in public health care system? Public health care system में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? To review prescription, बताइए। प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करना, हाँ भैया ये भी एक रोल है। पेशेंट काउंसलिंग, हाँ, पेशेंट को जानकारी देना, वो भी है। डिस्पेंस मेडिकेशन, हाँ, जो डिस्पेंस मतलब क्या होता है, जैसे जो दवा डॉक्टर लिख के दिया है पर्ची पे, वो दवा आपको स्टोर से निकाल के देना है पेशेंट को। हाँ, तो ये तीनों फंक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इट इज अ साइन ऑफ। अगर कोई पर्सन है जो एकदम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री है, यानी अंदर में उसका कोई भी मन में कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा है, एकदम रिलैक्स है, तो किस हेल्दी, किस चीज़ का साइन है? बताओ। इट इज़ अ साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ, क्या वो फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, सोशली, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमने बताया था मेनली 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ होते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। फिजिकल का मतलब होता है गुड कॉम्प्लेक्सेशन, गुड फिजिकल हेल्थ, यानी एक्सरसाइज बहुत अच्छा, मतलब बॉडी चमकना चाहिए अच्छे तरीके से, सारा बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है। मेंटल हेल्थ यानी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदर से आपके मन में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स, शांत, कंचन मन होना चाहिए, है ना। हाँ,
सोशल हेल्थ यानी सामाजिक, यानी समाज में और लोगों के बीच आपके साथ कैसे संबंध हैं। जैसे मान लो किसी के साथ झोटा झोटी तो नहीं हो रहा है, कहीं सबके साथ झगड़ा तो नहीं हो रहा है, कुछ कुछ होता है समाज में झगड़ालू टाइप का, तो वो सोशली हेल्थी नहीं होता। तो इस तरीके के डेफिनेशंस होते हैं। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड है आपके मेंटल हेल्थ से, मानसिक स्वास्थ्य, है ना। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट किससे रिलेटेड है, मानसिक स्वास्थ्य से। देखो मेंटल हेल्थ क्या बोल रहा है, दिस इनकम्पेसेज, देखो दिस इनकम्पासेज, देखो क्या है, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल वेलबींग, इमोशनली आप अच्छे हों, फिजियोलॉजिकली अच्छे हों, अ पर्सन फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अगर वो इंटरनली बहुत अच्छे तरीके से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यानी अंदर ही अंदर वो पूरा एकदम खलता है ना, वो नहीं हो रहा है। टिपिकली हैज़ गुड मेंटल हेल्थ, उसको गुड मेंटल हेल्थ है। इंडिकेटिंग बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, माइंड एकदम बैलेंस स्टेट में है। एंड कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, ओवरऑल इमोशनल रेजिलेंस, सब कुछ सही है, तो वो आपका हो जाता है मेंटल हेल्थ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ हेल्थ, इसमें से कौन सा डायमेंशन ऑफ हेल्थ नहीं है, इसमें से कौन सा डायमेंशन ऑफ हेल्थ नहीं है, बताओ। तो मैंने बताया था 5 डायमेंशन ऑफ हेल्थ मेनली होते हैं, क्या क्या, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। लेकिन जब WHO का हेल्थ का, अरे यार, जब WHO का हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया था, WHO का हेल्थ का डेफिनेशन दिया गया था, तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड जब WHO के हेल्थ के डेफिनेशन की बात की गई थी तो वहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ को इंक्लूड किया गया था, PMS, फिजिकल, मेंटल, सोशल, लेकिन मेनली होता है 5 डायमेंशन। तो यहाँ कहीं पे भी WHO मेंशन नहीं किया हुआ है, यानी कि 5 के बारे में बात कर रहा है, और पूछ रहा है नॉट द डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन नहीं है, बताइए। तो फिजिकल तो होता है, हाँ होता है, मेंटल भी होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है, सोशल भी होता है। न्यूट्रिशनल कहाँ पढ़े थे, देखो कहीं पे भी न्यूट्रिशनल है, एन है नहीं ना, तो न्यूट्रिशनल नहीं होता है, आंसर डी हो जाएगा। नॉट बोल रहा है ना, नॉट द डायमेंशन ऑफ हेल्थ। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, है ना, ये सब होता है। सोशल, है ना, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं होता, ठीक, न्यूट्रिशनल नहीं होता है, न्यूट्रिशनल हेल्थ में। चलो, कह रहा अ स्टेट इंडिकेटिंग द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज, बताओ वो स्टेट जो जिसमें बॉडी परफेक्ट फंक्शनिंग कर रही है, अ स्टेट इंडिकेटिंग परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज, बताओ वो स्टेट आपका क्या कहलाएगा जिसमें आपका बॉडी परफेक्ट फंक्शनिंग में है ना, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा। तो अगर पूरा बॉडी का फंक्शन अच्छा है यानी आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है कि नहीं, हाँ। मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है। स्पिरिचुअल यानी कि गॉड में बिलीव है, और चैरिटी, लव वगैरह में आपको बिलीव है, यानी अच्छे काम होता है ना, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा मिलेगा, और गॉड पर बिलीव करते हो। तो सोशल हेल्थ, समाज में अच्छे रिलेशंस हैं। तो यहाँ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडीली एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ कौन सा है, फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ होता है आपका बॉडीली एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ, है ना। चलो, तो अगर फिजिकल हेल्थ की मैं बात करूं तो देखो यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल हेल्थ यानी कि दिस रेफर्स टू ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स सिस्टम, यानी बॉडी का पूरा ऑप्टिमल फंक्शन सही से चल रहा हो, एंड इट इनकम्पासेज एस्पेक्ट सच एज प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एडिक्वेट रेस्ट लें, एब्सेंस ऑफ इलनेस, किसी प्रकार का बीमारी ना हो, इंजरी ना हो, तो वो आपका गुड हेल्थ है। गुड हेल्थ का मतलब होता है बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग वेल हो एंड परफॉर्म करे डेली एक्टिविटीज विदाउट एनी इशू, यानी आपके डेली के कार्य, दिनभर की जिंदगी में कोई समस्या ना आए एंड बॉडी अच्छे से काम करे, तो वो आपका फिजिकल हेल्थ कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, NHP का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। NHP स्टैंड्स फॉर, बताओ। NHP यानी कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, NHP का मतलब क्या होता है सर, तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, बताओ। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया आर, NHP का एम क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का एम क्या है, टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज फॉर चेकिंग इन्फेक्शियस डिजीज, हाँ, इन्फेक्शियस डिजीज के मतलब कहने का था क्या, प्रॉपर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना ताकि जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज हैं उसका चेक कर सके, हाँ, ये भी तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में आएगा ही, हाँ, हेल्थ से रिलेटेड है। फिर है टू इस्टेब्लिश हेल्थ सब सेंटर, टू इस्टेब्लिश हेल्थ सब सेंटर जैसे PHC एंड CHC, देखो यहाँ से फुल फॉर्म आपके लिए एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। भले ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना पूछा जाए इतना लंबा लंबा, लेकिन आपसे ये सब फुल फॉर्म पूछ सकता है। PHC का फुल फॉर्म क्या है ना, PHC का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। CHC का फुल फॉर्म क्या है,
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सब होता है, ठीक है, तो याद रख लेना, है ना। तो ये भी हाँ इसके अंतर्गत ही आता है। टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट मेजर रूरल एंड सब रूरल एरिया, यानी गांव देहात वगैरह में अच्छा ट्रीटमेंट देना, हाँ, तो सब नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर आता है, तो आंसर नंबर डी। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, बताओ एनएचपी, सबसे पहला एनएचपी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कब जारी किया गया था? फर्स्ट एनएचपी वाज क्या कहते हैं, किसके द्वारा, कब किया गया था बताओ? तो 1983, वेरी गुड, 1983। जो भी बच्चा 1983 आंसर कर रहा है बहुत बढ़िया, है ना। 1883 नहीं है, 1983 है। 1983 में पहला एनएचपी मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपका पब्लिश किया गया था पहला एनएचपी, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? द एम ऑफ एनएचपी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया इज ऑल ऑफ दिस, यहाँ पर सारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, राइट, हाँ जी, बहुत बढ़िया। एंड टोटल एनएचपी आपके 3 आए थे 1983 में, 3 एनएचपी आ चुका है। एक 1983 में आया, फिर दूसरा 2002 में आया, फिर तीसरा 2017 में आया, ठीक है, याद रखना सीक्वेंस। फिर देखो वही लगे हाथों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एनएचपी वाज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन, यानी एनएचपी, बताओ एनएचपी कब डिक्लेयर किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? सन 1983, 89, 85 या 68। तो अभी हमने बताया 1983 में आपका इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया था नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एनएचपी। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बाय 2000 इंक्लूड, बताओ मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स को फुल फॉर्म, इसका भी फुल फॉर्म आ सकता है एमडीजीज, है ना, इसको एमडीजी कहते हैं, एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, एमडीजी ध्यान रखना, एमडीजी, है ना, एमडीजी और इसमें एस लगा हुआ है। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स में क्या क्या इंक्लूड किए गए थे? तो मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल जो 2002 था, 2000 का था, उसमें क्या इंक्लूड किया था? टू डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, हाँ, पूरे डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप होना चाहिए। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ये भी था। इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि गरीबी भुखमरी को खत्म करना है, तो ये सब था, आंसर डी हो जाएगा। जैसे देखो क्या क्या था टोटल, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स एमडीजी का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग जवाब दे देना। अब एमडीजीज टोटल कितने थे, कितने गोल बनाए गए थे? तो 8। क्या क्या उसमें था? सबसे पहले था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, देखो ऑप्शन में था, गरीबी भुखमरी को खत्म करना, ठीक है। दूसरा था अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, सभी बच्चों को एक समान प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ह्यूमन, यानी कि जेंडर इक्वलिटी, है ना, जो लिंग विविधता है उसको मतलब वो नहीं होना चाहिए, लिंग समानता, है ना, मेल और फीमेल को एक समान दिया जाए, एंड वुमेन को थोड़ा एम्पावर किया जाए। रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जाए। मैटरनल हेल्थ को बेहतर करें। HIV, एड्स, मलेरिया और अदर डिजीज को कॉम्बैट करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज, एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें आपके रखी गई थी किसमें? मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स में, है ना। चलो अब है एसडीजीज, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स। एमडीजीज में तो 8 गो था, इसमें कितना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स एसडीजीज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन हैज डैश नंबर ऑफ गोल्स, उसमें एमडीजीज बोलेगा तो 8 गो होता है। एमडीजीज, देखो एमडीजीज का फुल फॉर्म मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स, जिसमें 8 होता है गोल। एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जिसमें टोटल 17 होते हैं, एंड यहाँ 17 गोल्स, देखो 17 गोल्स, आंसर सी। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज इंक्लूडेड इन WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, बताओ इसमें से WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल वेलबींग, सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, ऑल ऑफ दीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज इंक्लूडेड इन द WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इसमें से WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, तो आंसर हो जाएगा
WHO में मैंने बताया था 3 चीज़, PMS यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल, तीनों को रखा गया था। WHO की डेफिनेशन में हेल्दी पर्सन वो होते हैं जो फिजिकली फिट हो, सोशली फिट हो, मेंटली फिट हो। ऐसा नहीं कि अगर फिजिकली फिट है, देह हाथ बढ़िया है, माथा में खराब चल रहा है यानी कि डिप्रेशन में है तो थोड़ी हेल्दी हो जाएगा। तो वो फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों तरीके से अगर वेलबींग है और कोई बीमारी नहीं है तो वो मतलब फिट माना जाता है, हेल्दी माना जाता है WHO के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, व्हाट डज मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ एम्फेसाइज। मेंटल डायमेंशन किस चीज को डिनोट करता है बताओ। मेंटल डायमेंशन, व्हाट डज द मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ एम्फेसाइज। मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या एम्फेसाइज करता है? सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड? नहीं, मेंटल डायमेंशन सेपरेट नहीं है बॉडी और माइंड। बॉडी और माइंड दोनों एक दूसरे के बैलेंस में रहता है ना, याद रखना। मेंटल डायमेंशन में जैसे आपका दिमाग जो सिग्नल दे रहा है हाथ को, वो आपका हाथ वही करे, बॉडी वही करे, है ना। दिमाग ही तो सिग्नल देता है ना। हाँ, तो बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड है, तब वो मेंटली फिट है। ऐसा नहीं कि वो दिमाग काम ही नहीं कर रहा, उसका कुछ कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, तो वो नहीं। बैलेंस बना होना चाहिए बॉडी और माइंड के बीच में, बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, है ना। हाँ जी। नेक्स्ट है, व्हाट इंडिकेट्स सोशल हेल्थ इन एन इंडिविजुअल। बताओ, सोशल हेल्थ इन एन इंडिविजुअल। सोशल हेल्थ को कौन इंडिकेट करता है? तो सोशल हेल्थ यानी सामाजिक स्वास्थ्य, जैसे समाज में लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस होना, झगड़ा झंझट नहीं होना, बढ़िया से सबके साथ अच्छे से बात विचार करना। तो एबिलिटी टू वर्क अलोन, अकेले वर्क करने की नहीं, अकेले नहीं, ग्रुप में अच्छे से। मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद इन द सोसाइटी। यस, हेल्दी रिलेशनशिप विद इन द सोसाइटी को अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो वो सोशल हेल्दी होता है। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ मेंटेनिंग स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर किसी को स्पिरिचुअली हेल्दी बनना है तो उसको क्या प्रैक्टिस करना होगा? स्पिरिचुअली मतलब क्या है? टच विथ डिफर सेल्फ, यानी खुद पर बिलीव होना, एंड गॉड पर, जैसे होता है ना आध्यात्मिक स्वास्थ्य, यानी भगवान पर विश्वास हो, नास्तिक ना हो, एंड उसको ऐसा लगे कि अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा होगा हमारे साथ, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा होगा, है ना। इस तरीके का बिलीव करता हो, प्यार में, दान में, कि दान करेंगे तो अच्छा होगा, इस तरीके के सोच रखता हो तो वो स्पिरिचुअली हेल्दी। और ये एक डायमेंशन है हेल्थ का। अगर पूरा करूड़ टाइप का है, खड़ूस टाइप का है, राक्षस टाइप का है, भाई हमको तो कुछ नहीं, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, सब कुछ अपन है, तो भी वो फिट नहीं। तो यहाँ पर आपका ये तब होगा स्पिरिचुअली। जैसे अगर किसी को फिजिकली हेल्दी होना है तो अच्छा न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज लेगा। मेंटली हेल्दी होना है तो मेंटली थोड़ा एक्टिव रहेगा, स्ट्रेस कम लेगा। फिर आपको सोशली हेल्दी होना है तो समाज में अच्छे रिलेशन। इमोशनली तो इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है, सब कुछ सही है। स्पिरिचुअली में मेडिटेशन और प्रेयर। आध्यात्मिक अगर आपको बनना है तो रेगुलर एक्सरसाइज थोड़ी करोगे आप, एक्सरसाइज करने से आध्यात्मिक थोड़ी हो जाएगा। मेडिटेशन और प्रेयर यानी ध्यान लगाना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल हेल्थ की ओर लेके जाएगा। ये सब चीज़ कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल हेल्थ की ओर आगे बढ़ाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज एजुकेशन इन्फ्लुएंस हेल्थ। एजुकेशन इन्फ्लुएंस कैसे करता है हेल्थ को? एजुकेशन कैसे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है बताओ। बाय डायरेक्टली प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर। क्या डायरेक्टली मेडिकल केयर प्रोवाइड कर देता है? बाय इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड प्रमोटिंग बेटर लाइफ स्टाइल्स। बताइए, क्या डायरेक्टली मेडिकल केयर प्रोवाइड करता है कि कहते हैं हेल्थ, कि कहते हैं इन्फ्लुएंस को हेल्थ में? तो नहीं, डायरेक्टली मेडिकल केयर तो है, ऐसा थोड़ी है कि पढ़े लिखे रहेंगे तो डायरेक्टली मेडिकल केयर हो जाएगा। हाँ, अगर आप अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो आपको अच्छा लाइफ स्टाइल रहेगा, तो आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। फिजिकल इन्वायरमेंट एजुकेशन से कैसे हो जाएगा, है ना, हेल्थ फेयर फैसिलिटी? ऐसा नहीं, आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाय इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होने से प्रमोटिंग लाइफ, बेटर लाइफ स्टाइल, अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर आपका बी हो गया। तो फाइनली आप सभी लोग का ये चैप्टर 1 के 15 क्वेश्चन थे जो कि बचे हुए थे। बाकी मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4 यही 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है जो कि आपके सोशल फार्मेसी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ना। सोशल फार्मेसी में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, अगर MCQ बोले या शॉर्ट क्वेश्चन बोले या लॉन्ग क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैंने चैप्टर 4 के 2 लेक्चर को कराया, फिर एक लेक्चर 3, फिर एक लेक्चर 2, फिर एक लेक्चर 1 में, यानी कि 5 लेक्चर में आपका लगभग सारे चैप्टर्स
जो 5 और 6 हैं, तो 5 नंबर से कुछ क्वेश्चन ही नहीं आता, 6 नंबर से कुछ एमसीक्यू नहीं बनते, तो मेन तो यहीं से एमसीक्यू बनता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 100 एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 100 एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको सुपर 50 क्वेश्चन कराऊंगा। सुपर 50 मतलब जानते हो, वो सुपर 50 ऐसा होगा जो कि आपका मिसलिनियस होगा, हर चीज़ में मिक्स होगा। आप लोग तैयार हो उसके लिए? हाँ, आप लोग उसके लिए तैयार हो तो अच्छे तरीके से पढ़ो। एचएपी का भी आपको कराया जा रहा है, शूटिक्स का भी कराऊंगा, कोग्नोसी का भी कराऊंगा, एंड बेटर तरीके से आप लोग रिवीजन करो, एंड 1 शॉट रिवीजन वगैरह भी होगा। बने रहिएगा चैनल के साथ एंड अच्छे तरीके से कंप्लीट करते चलिए। एंड ऑलवेज बिलीव बहुत बड़ी हो, गुड पॉजिटिव सोच रखना है दोस्त। अगर देखो, भगवान जो होता है ना, उन्हीं के साथ अच्छा करता है जो अच्छा सोचता है। जैसे बाबा प्रेमानंद जी हैं, उनका एक बहुत अच्छा कथन है, मेरे जीवन में मैंने जब से उतारा है तो मैं अपने लाइफ का 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गया। ये बात जैसे ही सोचता हूँ, जैसे आप जिस स्थिति के बारे में चिंतन करेंगे, अपने आप को जिस स्थिति में सोचेंगे, जिस स्थिति में ढालने की कोशिश करेंगे, वैसे आपकी स्थिति हो जाएगी। अगर आप ऑलवेज सही सोचेंगे कि चलो हो जाएगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं लिख लूंगा, एग्जाम में थोड़ा कम पढ़ा है ठीक है लेकिन लिख लूंगा, अच्छा होगा मेरा, तो वो परिस्थिति आपके अकॉर्डिंग, अच्छे के अकॉर्डिंग होने लग जाएगी। धीरे धीरे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएंगी और थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगेंगे एंड आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा, आप पास हो जाओगे। लेकिन जो बच्चा निगेटिव हो जाएगा, है ना, जो बच्चा अपने अंदर निगेटिविटी को आने दे देगा, अपनी स्थिति को निगेटिव ला देगा, करे यार हमसे नहीं हो पाएगा, मास्टर बहुत खराब है, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ऐसे नहीं कराया, वैसे नहीं कराया, तो फिर उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटीज बढ़ जाएंगी एंड धीरे धीरे उसकी स्थिति वैसी। सिंपल है, जैसी स्थिति का चिंतन करोगे वैसा स्थिति आपका हो जाएगा। ये बात 110% श्योर मैंने अपने लाइफ में सच में फील किया यार। जिस दिन मैं थोड़ा सा उदास टाइप का फील कर रहा, नहीं हो पा रहा हमसे यार, क्या करूं नहीं करूं, उस दिन मेरा दिन पूरा खराब हो जाता है, उस दिन वो सारा काम बिगड़ जाता है। लेकिन अगर कहो कि अगर पूरा नहीं होने का चांस है, एकदम नो का चांस है, फिर भी हम बोलते हैं नहीं होगा, देखते हैं कैसे नहीं होगा, ट्राई करते हैं, जितना भी हो जाए, लेकिन हो जाएगा बस। ऑल इज वेल ना, 3 इडियट फिल्म था ना, वो बात मेरे को बचपन में मैंने 3 इडियट देखा, लेकिन पता नहीं चल पाया था यार कि ऑल इज वेल का मतलब क्या, मतलब कितना इंपॉर्टेंस है। तो ऑल इज वेल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 इडियट में आमिर खान ने ऑल इज वेल बोला, वैसे ही यही बात, वही चीज़ें हैं, प्रेमानंद जी ने भी बोला ऑल इज वेल, सब बढ़िया है, अच्छा सोचो, अच्छा होगा, तो आपके साथ अच्छी परिस्थितियां आएंगी। एंड निगेटिविटी से दूर रहो, निगेटिव लोगों से दूर रहो जो आपको निगेटिव करे। एंड मैं बताया था ना कि हर चीज़ कंप्लीट होगा, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छूटेगा, एमसीक्यू भी होगा, टॉप 20 क्वेश्चन भी होगा, महा मैराथन भी होगा, रिवीजन भी होगा, बस आप साथ साथ करते चलोगे। हाँ, अगर आप साथ करते चलोगे तो आप अच्छा कर जाओगे, एंड आप ही पीछे रह जाओगे, छूट जाओगे, हाथ छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत है। कारण क्योंकि आप लोग सोचते हो हम लोग रोबोट हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं सर आपका ना, हम क्या कहते हैं, ये टाइम से नहीं चल रहा है। अरे यार हम रोबोट नहीं हैं, हम भी इंसान हैं, हम जो पढ़ाते हैं वो आपके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। अब कोई चैप्टर में ज़्यादा टाइम लग गया, बच्चे उसमें ज़्यादा, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर था, कोई लेक्चर में ज़्यादा टाइम लग गया, थोड़ा कभी आगे पीछे हो गया, तो उसको लेकर के पूरा तैयारी खराब तो नहीं कर लोगे। ऐसा थोड़ी है कि अगर हमारा एक चैप्टर खराब हो गया तो पूरी तैयारी खराब कर लेंगे, नहीं, उससे पूरी तैयारी खराब नहीं होगी। कितना नंबर, 2 नंबर 4 नंबर का इफेक्ट पड़ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। तो अपनी तैयारी को कभी भी टीचर्स के प्रति निगेटिव मत होना। मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जिस सब्जेक्ट, मेरे को याद है मैं जब नीट की तैयारी कर रहा था ना, तो मेरे को फिजिक्स में बहुत खराब लगता था और फिजिक्स के टीचर से नफरत हो गया था मुझे। मेरी बात है, टीचर में ही बहुत कमियां दिखती थी, अरे यार टीचर थोड़ा बोरिंग टाइप का है, अच्छे से पढ़ाता नहीं है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे टीचर से इंटरेस्ट कम हुआ ना, सब्जेक्ट से इंटरेस्ट खत्म हो गया। अगर आपको टीचर से प्यार हो जाएगा ना, तो जाहिर सी बात है उसके जो भी पढ़ा रहा होगा, जो भी सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपको उस सब्जेक्ट में डूबना है, उस सब्जेक्ट में गहराई में जाना है, सब्जेक्ट को डीप मतलब पढ़ना है, उसमें बेटर करना है, तो उस टीचर से प्यार कर लीजिए। अगर आप उस टीचर से प्यार कर लेंगे ना, तो यकीन मानिए कि कहते हैं मोहब्बत करना है तो किताबों से करो, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बनाकर छोड़ेगी, वही बात है। प्यार करना है तो हम जैसों से करो, बेवफा भी निकलेंगे दोस्त तो आपका रिजल्ट बनाकर छोड़ेंगे, है ना, समझ रहे बात को। हाँ, बाकी उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में खुश, हम अपनी ज़िंदगी में खुश, क्या गिला सिकवा है कि नहीं। बाकी जो भी हुआ माफ़ करना भाई, लेकिन अच्छे से पढ़ना, मेरा बस यही रहेगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी बच्चों की तैयारी अच्छी चले। जिन्होंने मेहनत किया है उनका रिजल्ट अच्छा होगा, एंड जिन्होंने मेहनत नहीं किया है दोस्त अभी भी कर लो। लास्ट एक रात भी अगर अच्छे से पढ़ लेता है बच्चा तो कोई बैक नहीं लगता है।
है ना। तो निगेटिविटी से दूर रहिए, अच्छे से पढ़िए। गुड लक एंड डू प्रिपेयर योर एग्जाम एंड खूब अच्छा से करिए, खूब अच्छे करिए। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। ओके।